और ये जो हमारा जो हम देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ओवैसी ऐसे लोग बैठे हैं जो वक्फ बोर्ड को डिफेंड करते हैं। आप मुझे बताइए कि एज अ मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने मुझे दो चार आप एग्जांपल्स दे दें कि वक्फ बोर्ड ने कभी किसी बेवा की शादी कराई हो, किसी यतीम बच्चे को पढ़ा दिया हो, किसी बूढ़े बुजुर्ग का इलाज करा दिया हो। कुछ है ऐसे कुछ दो चार एग्जांपल आपके पास कि वक्फ बोर्ड ने ऐसा कुछ कराया हो मुसलमानों के लिए, जिनके लिए मुसलमान मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के हुकूक मारे जा रहे हैं और वक्फ बोर्ड नहीं रहा तो फिर इस्लामी खतरे में। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये कितना सेंसिटिव कैसा ये मजहब है। ये 1937 से लेकर के आज तक खतरे में ही है, खतरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा इंडिया में। कि वक्फ से कभी किसी को फ़ायदा हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, वाकई में नहीं हुआ है फ़ायदा। अब मैं मेरी ही मिसाल देता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की इतनी मुश्किल और मशक्क़तों के साथ, मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरे फादर कैसे कैसे जाकर जो है उन्होंने मेहनत की और फिर जो है मेरी इंजीनियरिंग की फ़ीस की। ये मुझे पता है। और होना तो ये चाहिए था कि हमारे जैसे जो बच्चे हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं और पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वफ़ का एक मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे हम लोगों को सपोर्ट होना चाहिए था। नहीं, कई ऐसे ओल्ड सिटी में चले जाइए, अवेसी के ही आप कॉन्स्टिट्यूंसीज में चले जाइए, ऑटो चलाने वाले, बंडी चलाने वाले और ये रोज़ की दिहाड़ी वाले आपको मिलेंगे। क्यों? होना तो चाहिए कि भाई एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए इनके लिए। और आप देखिए मदरसे वाले जो है बिल बुक लेके घूम रहे हैं चंदा जमा करते हुए, भैया 50 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो। क्यों भाई? इनको ज़रूरत ही क्या है? मदरसे के लिए तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। मैं आपको सिंगापुर की मिसाल देता हूँ। सिंगापुर के अंदर माइनॉरिटी बजट ही नहीं निकलता। माइनॉरिटी बजट ही सिंगापुर में निकलता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं निकलता वहाँ पर क्योंकि वहाँ के जो उलमा काउंसिल है और वहाँ के उन उलमा काउंसिल ने एक वफ़ बनाया है और फिर गवर्नमेंट के साथ उन्होंने टाई अप किया है, डिजिटाइज किया है उसको, ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको वो मेंटेन करते हैं और इतना रेवेन्यू वो खुद जनरेट कर लेते हैं कि माइनॉरिटी बजट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती गवर्नमेंट को। ऐसा सिस्टम वहाँ पे वो चला रहे हैं। और फिर हमारे पास एक अजीब सिस्टम बना हुआ है। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो इंडिया के अंदर है। सऊदी अरब में भी इतनी ज़्यादा वक्फ की ज़मीनें नहीं है जितनी इंडिया के अंदर है। 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने बताया कि तकरीबन 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए वक्फ से। 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए, मगर 2005 में कितना आ रहा था? 152 करोड़। और अभी 2025 में कितना आ रहा है? 126 करोड़। उल्टा नीचे चला गया। ऊपर जाना था, बल्कि ऊपर जाने के बदले क्या हुआ? उल्टा नीचे चला गया। 2004 में वाईएसआर राजशेखर रेड्डी जो कांग्रेस के लीडर थे, हैदराबाद में, तेलंगाना में, आंध्रा में उनकी हुकूमत थी। 1630 एकड़ वक्फ की ज़मीनें इन्होंने 32 करोड़ की, जो उसकी 32,000 करोड़ का जो उसका क्या कहते हैं टोटल उसका प्राइस था, उन्होंने एमएनसीज को दे दिया। और फिर उनके साथ कोलैबोरेशन में कौन थे? हमारे मुसलमान लीडर्स। उस टाइम पे आपने गड़बड़ क्यों नहीं मचाई? जब 32,000 करोड़ की 1630 एकड़ की वक्फ की प्रॉपर्टियां एमएनसीज को दी जा रही थी, उस टाइम पे आपने क्यों नहीं मचाया गड़बड़ कि भाई हमारी मस्जिदें जा रही है, हमारे मदरसे जा रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान जा रहे हैं? उस टाइम पे क्यों नहीं बोला भाई? क्यों? क्योंकि आप उनके साथ अलायंस करके गवर्नमेंट चला रहे थे। तो आप अपने हिसाब से काम करते रहते हो, कोई मसला नहीं है। मगर अगर बीजेपी करती है, उसको रेगुलराइज करने की बात करती है, एफिशिएंसी लाने की बात करती है, उसके अंदर मैनेजमेंट को सही तरीके से चलाने की बात करती है, तो आपको जो है पेट में दर्द होने लगता है। देखिए, तकरीबन 6 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं इंडिया के अंदर, जिसमें मस्जिद है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। ठीक है। और मैं आपको हैदराबाद की बात बता रहा हूँ। 900 के करीब जो है शॉप्स हैं, दुकानें हैं, 900 के करीब यहाँ चार मीनार के पास। उसका एक एक शॉप का जो रेवेन्यू होना चाहिए या किराया होना चाहिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख। मगर कितना किराया बताया आपको? 500 रुपये, 600 रुपये, 1,000 रुपये। 500, 600, 1,000 रुपये आज के दौर में 2025 में। और तकरीबन 70,000 के करीब वक्फ प्रॉपर्टीज जो है इंक्रोच हुई हैं। 70,000 के करीब वक्फ प्रॉपर्टीज इंक्रोच हुई है। बेंगलोर के अंदर 500 करोड़ की प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी है वक्फ की, और फिर उसका किराया कितना है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये उसका किराया। तो बेसिकली पुअर मैनेजमेंट, अंडर स्टाफ, अंडर फंडेड। ठीक है। तो जिसका जो रेवेन्यू है वक्फ का, जो एजुकेशन पर, हेल्थ पर, स्कॉलरशिप पर, सोशल अपलिफ्टमेंट पर खर्च होना चाहिए था, वो जो है लोगों की जेबों में गया। आज जब रेगुलराइजेशन की बात हो रही है, डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, तो सब चिल्ला उठ रहे हैं, सब गड़बड़ मचा रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है भाई, जिसके पेट में दर्द है उनको गोली खानी चाहिए, और जिसको फायदा ही नहीं हुआ है तो वो क्या, मतलब वक्फ बिल से क्या लेना देना उनका, समझ ही नहीं है। और एक बात यहाँ पर ये है कि वक्फ बिल में 2013 में भी जो बताया गया था कि भाई औरतें होनी चाहिए, इसके अंदर एक औरत होनी चाहिए, अब इस बिल में ये बताया गया कि 2 औरत मैंडेटरी होनी चाहिए, मुसलमान औरत। सऊदी अरब की औरतें और यूएई की औरतें एस्ट्रोनॉट बनकर स्पेस में जा रही हैं, और ये मौलवियों का और ये मुस्लिम लीडर्स का जो दिमाग है, ये तालिबानी सोच जो इनकी बनी हुई है कि औरतों को ये पिछड़ा रखना चाहते हैं। औरत इनके साथ बैठ के काम करेगी, इनके कदम से कदम मिलाएगी तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो अलमुहिम बताना मकसद ये है कि वफ़ की प्रॉपर्टियों से इन शॉर्ट किसी मुसलमान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जिसको हुआ है वो, जिसके पास वक्फ के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उनको हुआ है। तेलंगाना में वक्फ का जो रिकॉर्ड्स का रूम है कई साल से बंद है, लॉक है, कोई अंदर एक्सेस ही नहीं है। चैट जीपीटी के दौर में, डिजिटलाइजेशन के दौर में, आप अंदाज़ा लगाइए कि रिकॉर्ड्स का रूम बंद है, रिकॉर्ड्स कहाँ क्या है कुछ किसी को पता नहीं। तो ये सब जो है गोरख धंधा ज़माने से चलता आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला उठाया जा रहा है वो ये है कि वक्फ में नॉन मुस्लिम कैसे आ सकता है। कह रहे हैं कि भाई नॉन मुस्लिम का वक्फ में क्या लेना देना है। मेरे भाई, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फ़िक़्ह फॉलो होती है वो हनफी फ़िक़्ह फॉलो होती है, ठीक है। यूएई में मालिकी फ़िक़्ह फॉलो होती है। और हनफी फ़िक़्ह के हिसाब से और मालिकी फ़िक़्ह के हिसाब से, इन दोनों फ़िक़्हों के हिसाब से, एक नॉन मुस्लिम को आप केयर टेकर या मुतवल्ली आप हायर कर सकते हो या रख सकते हो नॉन रिलीजियस अफेयर्स में, जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, वाटर सप्लाई है, कैरावन सीरीज़ जो पहले कहते थे कि सराय खाने कहते थे, जो आज भी दिल्ली कराची वगैरह में बने हैं, पुराने जो होते थे जहाँ पे काफ़िले आके रुकते थे या फिर बिजनेसमैन आके रुकते थे। तो इसका मैनेजमेंट, इसका मेंटेनेंस या इसका विजिलेंस ये नॉन मुस्लिम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हनफी और मालिकी फ़िक़्ह। और आप देखिए, वफ़ का सीईओ गवर्नमेंट का ही आदमी होता था, डीएसपी लेवल का, चेयरमैन वो भी गवर्नमेंट का आदमी होता था, सर्वे करने वाला कमिश्नर वो भी गवर्नमेंट का आदमी होता था, कलेक्टर जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज आके देखता वो भी गवर्नमेंट का आदमी होता था, ट्रिब्यूनल्स में जो होते थे वो नॉन मुस्लिम्स ही होते थे। तो नॉन मुस्लिम ऑफिसर्स रहे हैं, नॉन मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट वफ़ के अंदर रहा है। अब ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि भाई नॉन मुस्लिम आके इसके अंदर इंटरफियर कर रहा है। अच्छा चले, आप मुसलमानों की तारीख देख लीजिए। ओटोमन सल्तनत थी, दी उसको क्या बोलते हैं, सल्तनत उस्मानिया। तो उसमें क्या था, उसमें ज्यूस और क्रिश्चियंस, स्पेनिश ज्यूस को ख़ास तौर पे और क्रिश्चियंस को उस्मानी सल्तनत में आर्किटेक्ट्स, अकाउंटेंट्स, स्टेट मैनेजर्स, लीगल कंसल्टेंट्स, वक्फ इंस्टीट्यूशन के लोग वो लोग रखते थे। एक बड़ी मशहूर अर्मीनियन फैमिली थी, बलियान फैमिली। बलियान फैमिली को तुर्कों ने हायर किया था, जो मस्जिदें बनाते थे, मेंटेन करते थे और उसको प्रॉपरली मैनेज करते थे, और वो कौन थे, वो क्रिश्चियंस थे। अच्छा, आज मलेशिया के अंदर वक्फन नूर कॉरपोरेशन बिरहाट जो है, इसके अंदर नॉन मुस्लिम कंसल्टेंट्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स। जोहर कोऑपरेशन वक्फ मॉडल जो मलेशिया के अंदर चलता है, इन्होंने तो बाकायदा पब्लिक आईपीओ से इन्होंने लिस्ट कर रखी है, शेयर्स इसके रिलीज होते हैं, और शेयर होल्डर्स कौन है, नॉन मुस्लिम्स हैं। तो भाई जब चल रहा है, ज़माने से चल रहा है, चलता आ रहा है, चल रहा है, तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या ज़रूरत है कि भाई देखो इसके अंदर नॉन मुस्लिम इंटरफियर कर रहा है। नहीं, नॉन मुस्लिम थे, है, और हायर करने में कोई मसला नहीं है। अब ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम मस्जिद तो आके देखेगा नहीं, मदरसा तो देखेगा नहीं। मदरसा और मस्जिद जो है ये तो अमित शाह साहब खुद उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे नॉन मुस्लिम इंटरफेयर नहीं करेगा, मगर दूसरी जगह जो है, जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स है, प्रॉपर्टीज है, वहाँ तो नॉन मुस्लिम रहेगा, ये उन्होंने कहा है इस बिल के हिसाब से। तो आपने जैसे बताया कि 2004 में सच्चर कमेटी ने कहा कि इसका रेवेन्यू जो है सालाना 12,000 करोड़ रुपए जनरेट होना चाहिए, जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड के पास, उनके जरिए से, और उस समय 152 करोड़ रुपए जो है वो जनरेट कर रहा था। फिर 2025 में वो 152 करोड़ से भी घट करके 126 करोड़ रुपए आ गया। तो अगर उस समय 12,000 करोड़ जनरेट होना चाहिए था, तो आज की डेट में मैं मान लेता हूँ कि कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ तो जनरेट होना ही चाहिए था। क्योंकि अगर हम हालांकि जो इन्फ्लेशन है या जो रेट्स हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज के 2005 और 2025 में मतलब 10 गुना बढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम एक बहुत कंजर्वेटिव फिगर लें तो भी हम मान लेते चलिए 50-60 हज़ार करोड़, 70 हज़ार करोड़ रुपए तो जनरेट होने चाहिए थे। तो ये 50-60 हज़ार करोड़ रुपए, इसका मतलब तो ये तो है नहीं कि वो जनरेट हो नहीं रहे हैं।
जनरेट तो पैसा हो ही रहा है, इसका मतलब है ना कि वो सारा का सारा पैसा ये कैश में जनरेट हो रहा है, और ये कैश में जनरेट हो करके फिर इनकी जेबों में जा रहा है। जो ओवैसी ऐसे लोग जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठे हुए हैं, या ये जो मौलवी हजरत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठे हैं, जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो अपनी दादागिरी जमा के बैठे हैं, इनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे करके बैठे हैं, इन्होंने इसको रेंट पे दिया हुआ है, और वहां से जो पैसा जो जनरेट हो रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो अपनी जेबों में डाल रहे हैं। वो कहीं ऑनलाइन तो ट्रांजेक्शन हो नहीं रही है, सारा कैश पे हो रहा है काम। और ऑब्वियसली ऐसी ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि ये जो पैसा इतना जनरेट होता है, इन लोगों ने बाकायदा प्रॉपर्टियां ले रखी हैं दुबई वगैरह में, दुबई में, बहरीन में प्रॉपर्टियां ले रखी हैं। तो और ऐसा है कि इनके पास भी जो मुतवल्ली होते हैं, मुतवल्ली फिर मुतवल्ली का बेटा आ जाता है, फिर वो वक्फ की प्रॉपर्टियों पे नाक सांप की तरह बैठा रहता है। फिर उसके बाद उसका बेटा आता है, फिर वो उसके ऊपर बैठा रहता है। किसी को आने नहीं देते, किसी को देखने नहीं देते, खुद उसके ऊपर बैठे रहते हैं, खुद खाते हैं, दूसरों को जो है इसका फ़ायदा उठाने नहीं देते। और फिर कहते हैं कि ये वक्फ है, ये अल्लाह की ज़मीन है, फ़लाँ है, ढिमका है। फिर इसके ऊपर जो है जब लोग सवाल उठाते हैं कि भाई फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, ये पैसा कहाँ गया है, मैनेजमेंट क्या है, डिजिटाइजेशन क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं, वो नहीं क्यों नहीं है, तो फौरी ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों रोड पे निकलो, धरने करो, प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो करो। सीए के टाइम पे भी ऐसे ही कहा था कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिल है, प्रोटेस्ट करो। मुसलमान निकले, प्रोटेस्ट करे, क्या हुआ? बेचारे अंदर चले गए। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे, आईआईटी करने वाले बच्चे, डॉक्टर बच्चे जेल में चले गए। उनका करियर तो ख़राब हो ही गया। क्या आपने ये जिम्मेदारी उठाई कि भाई जो जेल में जाएगा हमारे प्रोटेस्ट की तरफ बुलाने की वजह से हम कुछ हेल्प करेंगे उनकी? कुछ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है उनके हेल्प करने का। वो तो इमरान खान जैसा सिस्टम है। इमरान खान ने क्या कहा, ट्वीट कर दिया, निकल जाओ रोड पे, लोग निकल गए। एक घर से बाप भी आया, बेटा भी आया, भाई भी आया, सब आए, सारे के सारे मर्द अंदर 10-10 साल के लिए। अब औरतें बैठी हैं घर में। तो लोगों को प्रोटेस्टों के लिए बुला लेते हैं, आ जाओ हम वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, काली पट्टी बांधेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और सबसे बड़ी काली पट्टी वही बांधता है जिसकी सबसे ज़्यादा, जिसका वफ़ की ज़मीन पर कब्जा है। फिर जब बच्चे आ जाते हैं बेचारे जज्बात में आके, जोश में आके, जोश बिला होश जब आके ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद जब अगर इनके ऊपर कोई केस वेस खुल जाता है तो फिर ये जो है पतली गली से निकल जाते हैं। भाई देखो फिर उनके घर में क्या हो रहा है, फिर उनका क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा उनका, वो भी तो देखो भाई। प्रोटेस्ट को बुलाने से होगा कुछ नहीं। आप पूरी प्लानिंग के साथ आप जो भी आप कर रहे हैं, आप एक तरीके से करिए। तो यही गोरख धंधा जो है ज़माने से चलता आ रहा है। और आप दूसरे एडवांस कंट्रीज़ को देखिए, सब जगह हर चीज़ जो है सिस्टम में है, हर चीज़ जो है अपनी अपनी जगह पे है। और अगर कुछ होता भी है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ भी सख्ती से होती हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और अगर कुछ करने भी आओ तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि जो है एक पैरेलल सल्तनत चल रही है। भाई हमारी सल्तनत है और ये मोदी की सल्तनत है, मोदी की सल्तनत यहाँ अंदर आ रही है, तो कहते हैं कि भाई हमारी ये सल्तनत है, हमारे अंदर, हमारे यानी कि हमारे मामले में आप तब मदाखलत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आप भी सिटीज़न हो, हिंदू भी सिटीज़न है, सिख भी सिटीज़न है, क्रिश्चियन भी सिटीज़न है, सब सिटीज़न है। तो आपके पास जब मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जब आपकी रेवेन्यू इतना आना चाहिए और इतना नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई, जो पावर में आएगी गवर्नमेंट वो आपसे सवाल करेगी और फिर इसके लिए लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा।